बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी इस बड़ी जानकारी का बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार ने पकड़ा जोर। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। गांव-गांव पहुंचकर वोट मांग रहे राजनीतिक दल। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने भी किया है जीत का दावा और कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महरा, वो लगातार प्रचार कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियों से बागेश्वर की जनता परेशान है। बागेश्वर की जनता बदलाव करना चाहती है। बीजेपी से पार्वती दास हैं प्रत्याशी। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी है पार्वती दास, जिन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है और कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है और 8 सितंबर को नतीजा घोषित होगा। लेकिन ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गया है। मनोज तंगड़िया हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, दोनों ही दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और आरोप प्रत्यारोप का दौर हम दोनों ही तरफ से देख रहे हैं कि चल पड़ा है। ऐसे में क्या देख पा रहे हैं आप कि किसका प्रचार जो है वो जोरदार है, दमदार है और जनता पर कितना असरदार है? जी कायनात, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में जो उपचुनाव है विधानसभा 47 में, इसमें अब देखने का विषय ये होगा कि 1,27,225 मतदाताओं में से कितना वो अपना वोटिंग परसेंट तो होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें देखने का विषय ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बड़ी घमासान। चले, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और हनी पाठक हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हनी पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस भी दावा ठोक रही है कि जीत उसका मुकद्दर होने वाली है और कई मुद्दों को लेकर हमलावर है कांग्रेस। क्या लगता है इस बार चुनाव क्या पलटी मारने वाला है? कितना आप देख रही हैं कि समर्थन मिल पा रहा है पार्वती दास को, जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है? देखिए, ऐसा है कि कितना समर्थन मिल रहा है कि जहां तक रही बात, तो समर्थन तो पूरी की पूरी हम ही लोगों को मिल रहा है, पूरा का पूरा। और ये पिछला भी उपचुनाव अगर कांग्रेस का देखा जाए तो इनकी जमानतें जब्त करी थी भारतीय जनता पार्टी ने और समर्थन नहीं मिल रहा होता तो इतिहास नहीं बदला होता। दोबारा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर आई नहीं होती। और जहां तक रही मुद्दों की बात, तो मुद्दों को भटकाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करती आई है, तभी इनको आज तक जनता अपना नहीं पाई है। और इतनी साल पुरानी पार्टी को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। यही इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की आज क्या गत है और कांग्रेस किस मुकाम पर बैठी हुई है कि इसको जो अभी जन्मी अंकुरित भी नहीं हुई है उन पार्टियों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे इनको सोच लेना चाहिए कि अब इनके वजूद कुछ रह नहीं गया है और कांग्रेस को लोगों ने सिरे से, जैसे इनका हाथ का पंजा निशान है, तो अब तो जनता ने इनसे हाथ ही जोड़ लिया है। लेकिन हनी जी, जिस कांग्रेस के लिए आप कह रही हैं कि बाहरी व्यक्तियों को मैदान में उतारना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस मुद्दे का पुरजोर विरोध बीजेपी करती आई है परिवारवाद के मुद्दे को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह से पार्वती दास को चुनावी मैदान में उतारा है, खुद यहाँ पर उसी राह पर बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसी इन 3 जो समस्याएं हैं उनको खत्म करना है, लेकिन जिस तरह से चंदन रामदास के परिवार के ही सदस्य, खुद उनकी ही पत्नी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, क्या परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिल रहा? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्रकार से परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिला है। क्योंकि अगर तो उनके बाद, उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके ही परिवार के सदस्य को टिकट मिला होता, तब तो ये कहना लाजमी था। और रही कांग्रेस जो ये आरोप लगा रही है, तो उनसे ये पूछा जाए कि ममता राकेश जी के साथ क्या हुआ था। इनके ही मुख्य प्रवक्ता वगैरह सारे आके चैनल में उसके बारे में बयान दिए थे और कहे थे कि वो उनका अपना निजी फैसला है, ये है तो वो है। जब इनके ऊपर बात आती है तो ये परिवारवाद से मुखर हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इतना ज्यादा विरोध के बाद
पहली बार इतिहास में किसी और व्यक्ति को कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अनुमति मिली है। इससे ज्यादा बड़ी बात इनके लिए परिवार के अलावा क्या कही जाएगी? क्योंकि लेकिन सवाल तो यहाँ पर हनी पाठक जी यही उठता है ना कि ठीक है, कांग्रेस ने तो अपनी परिपाटी को बदला है, लेकिन क्या बीजेपी उस राह पर चल पड़ी है? क्योंकि क्या बीजेपी के पास कोई और दूसरे कार्यकर्ता नहीं थे? क्या ऐसे चेहरे नहीं थे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, या फिर ये इमोशनल कार्ड खेला गया है कि बीजेपी कभी कांग्रेस की राह पर चलेगी? कांग्रेस भले ही और लोगों की राह पर चलेगी और बैलगाड़ियों पर सवार होगी, तो कभी साइकिल पर सवार होगी, कभी हाथी पर सवार होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद जानती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उसी राह पर चल रही है, तो बीजेपी कहाँ से इस राह पर चलेगी? जरा इनसे ये पूछिए कि अब तक परिवारवाद को किसने बढ़ावा दिया है? हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है ये पता नहीं चलता है। हमारे यहाँ कब संघ का कार्यकर्ता भी हमें तो स्वयं, लेकिन चुनावी मैदान में कब किसे उतारा जाए और किस चेहरे पर दांव खेला जाए, ये तो बखूबी सब देखते भी हैं और जानते भी हैं और देख भी रही है जनता। चलिए, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी है कांग्रेस की गरिमा दासवानी, वो इस पर और ज्यादा बेहतर तरीके से बात रख पाएंगी। दासवानी जी, यहाँ पर जो पार्वती दास है बीजेपी की प्रत्याशी, हमारे साथ जो बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी है वो कह रही हैं कि वो एक मजबूत कंटेंडर है और पूरा समर्थन यहाँ पर जनता का जो है उनको मिल रहा है। इस बार भी जमानत जो है वो कांग्रेस की जब्त होने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि जो अपने दुश्मन को या अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में लेता है उसे बेवकूफ और गवार ही कहा जाता है। एक हाथी की नाक में चींटी भी घुस के बहुत उसको तंग कर सकती है। और जो मैंने अभी तर्क उनका सुना परिवारवाद को लेकर, वो बहुत हास्यास्पद था। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, इनके गृह मंत्री खुद विरोध कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, जैसा कि आपने बताया कि प्रधान सेवक ने ये कहा था देश के नाम संदेश में कि परिवारवाद को जड़ से उखाड़ना है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आकंठ परिवारवाद में डूबे हुए हैं और शायद गिनती कम पड़ जाए कि हर प्रदेश में कितना परिवारवाद का इन्होंने उदाहरण दिया है। अपने जमीनी कार्यकर्ता की किस तरह से अनदेखी और अपमान किया है। और गृह मंत्री का बयान आया है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए गहरा संकट है। ऐसे में पिछले 6 सालों में 6 बार परिवार के लोगों पर भरोसा जताया है इन्होंने, और भरोसा नहीं जताया है। इनको अपने कामों पर विश्वास नहीं है, इनको अपनी नीतियों पर विश्वास नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जनता की सहानुभूति चाहिए और उस सहानुभूति के जरिए अपनी चुनावी बैतरनी इन्होंने पार करनी है। अगर इन्होंने काम किया होता तो फिर पार्वती दास की, फिर तो कोई भी कैंडिडेट जीत जाता, फिर तो भाजपा में ही हो जाता बागेश्वर। लेकिन क्योंकि चंदन राम दास की मौत को राजनीतिकरण करना है, चंदन राम दास की मौत का पर वोट की उगाही करनी है, इसलिए पार्वती दास को लाया गया है। अब देखिए कितना अल्प ज्ञान भाजपा की प्रवक्ता को है कि पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, वरना गांधी परिवार के बनते थे। इनको पता नहीं है कि आज तक कितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हमारे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो केवल 3 लोग हैं जो अध्यक्ष रहे। बाकी एक लंबी सूची, उमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज जियो। लेकिन गरिमा जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि एक लंबे वक्त से चुनाव नहीं, सिर्फ यहाँ पर गरिमा जी एक लंबा वक्त जो है वो ठीक है, गांधी परिवार ने ही यहाँ पर जो अध्यक्षता जो है वो की है कांग्रेस की। इसको लेकर जरूर यहाँ सवाल उठते रहे और शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए ही अब ये बदलाव जो है वो किया गया। खैर, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हानि जी, गरिमा दासवानी कह रही है कि काम पर विश्वास नहीं है, भावनात्मक लहर पर सवार होकर जीत हासिल करना चाहती है बीजेपी, इसलिए पार्वती दास को चुना। कौन सी भावनात्मक लहर पे? पिछली बार इनकी जमाने में जब तो इनकी अल्प ज्ञान की महान ज्ञाता यही है। सबसे ज्यादा अल्प ज्ञान अगर किसी को है तो इन्हीं को है। जरा इनसे ये पूछे कि पिछली जो चुनाव में इनके यहाँ जमानतें जब्त हुई थी वो किस सहानुभूति पे जब्त हुई थी? जो अब की बार उत्तराखंड में इतिहास बदला है वो किसकी सहानुभूति से बदला था? उसमें किसकी सहानुभूति, और उसके लिए हम लोगों ने रोया पीटा था। सहानुभूति की आवश्यकता तो सबसे ज्यादा इस समय आपको है, तभी आप लोगों से जा जाकर अपील कर रहे हैं कि मेरा समर्थन करो, क्योंकि हम एकदम
बेकार और नकारा हो चुके हैं। दूसरी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी, जो अल्प ज्ञान की बात करिए तो इनको वाकई में अल्प ज्ञान है। इनसे ये पूछा जाए कि एक इतिहास था कि जब शुरू में, क्योंकि इनके पास गांधी परिवार में थोड़ा सा ये था कि चलो इसको दे दिया, क्योंकि उन्हें खुद प्रधानमंत्री बनने की होड़ थी। चलिए ठीक है। हनी जी इस वक्त हमारे साथ आप नहीं है, गरिमा दौसानी जी, उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, कि दोनों दावेदारों में से, हनी जी, दोनों दावेदारों में से आप किसे सबसे मजबूत मानती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी में जब चुनाव लड़े थे संजय गुप्ता, जिन्हें यहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरे नंबर पर रहे थे, और उस वक्त मुकाबले में जो थे वो चंदन रामदास थे, जो अब नहीं है। वो लगातार लोगों के बीच में कितने प्रिय थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि 4 बार लगातार वो चुनाव जीते, लेकिन अब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। तो क्या जो जीत उन्होंने दर्ज की थी वही जीत वो रिपीट कर पाएंगी उनकी पत्नी? इस समय गांधी सरकार की उपलब्धियों से और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से जिस प्रकार से जनता खुश है, तो वो शायद उससे दुगनी ज्यादा वोट से वो जीत हासिल करेंगे और जीत का परचम लहराएंगे, और फिर उसके बाद इनकी जमानतें अब दूसरी बार जब्त होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हनी पाठक जी, और गरिमा दौसानी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर दोनों ही तरफ से हो रहे हैं, और जीत के दम जो है वो भी दोनों ही दल भर रहे हैं, लेकिन जनता है वो किसे चुनती है ये उसका चुनाव होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।